गाइस ये क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है? ट्रेलर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी यार, ये लोग कितना पेसअप कर रहे हैं। क्या यकीन नहीं है? तो जब पूरा देखो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। So hey homies, it's me आर्या और मैं हाजिर हो चुकी हूँ ट्रेलर ट्रांसफॉर्मेशन के एक बिल्कुल ही लेटेस्ट एपिसोड के साथ। और आज इस एपिसोड के ब्रेक डाउन करेंगे हम, साथ ही काफी सारी हिडन डिटेल्स और डिटेलिंग के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज जो है एपिसोड में तो बताई नहीं गई है, लेकिन मैं तुम्हें एज अ नॉवल रीडर होने के नाते हर एक चीज करने से पुर्जा पुर्जा अलग करके बताऊंगी। क्या कुछ ज्यादा ही बकवास कर लिया? वो मुझे भी लग रहा है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ यार। ठीक है इतना चलता है, ठीक है। चलो फिर अब इस वीडियो का काफी अच्छे तरीके से हम ब्रेक डाउन करते हैं। बट उससे पहले आई होप कि तुम्हें ट्रेलर ट्रांसफॉर्मेशन की अब तक की जो कहानी है इसके बारे में बेसिक सा तो पता ही होगा यार। और जैसा कि अब तक की कहानी से पता चल गया था कि किनशी का दूसरा भाई या फिर बहन बहुत ही जल्द आने वाला है। अब तुम्हारा दिमाग होगा खराब क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग में कहानी यहाँ से 10 साल आगे चली जाती है। मतलब अगर तुमने नॉवल रीड नहीं किया होगा, तुम्हें पता नहीं होगा, तो तुम भी सोचोगे यार कि 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं यार, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन क्या है ना, एनिमेटर्स की ना हमसे बहुत बड़ी दुश्मनी है। वो चाहते ही नहीं है कि भाई हम ये लास्ट सीजन होने वाला है इसको अच्छे से थोड़ा तो एक्सपैंड करके दिल खोल के दिखाए। 54 भर का बजट है यार, तो कहाँ से ये तुमसे 250 रुपए की मूवी दिखवा देंगे। बट फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मैं हर एक चीज तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। कोशिश तो इन्होंने बहुत सी चीजें की है, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज रिवील होके रहेगी। तो यहाँ कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है और इस दौरान किन्मू ने अपने उस न्यू यूनिवर्स के लिए काफी सारी चीजें बना ली थी। लेकिन अभी भी लगातार किन्मू इस पे काम किया जा रहा था और किन्मू अपने न्यू यूनिवर्स के जो सेकंड लेयर है उसे प्रिपेयर करने में लगा हुआ था। और उसे पूरा यकीन था कि बस आने वाले 2 साल के अंदर ना ये जो मेरा सेकंड लेवल है न्यू यूनिवर्स का, ये तैयार हो जाएगा। अब इसी के साथ ये जो लॉ पावर थी इसके जरिए से एक प्लेनेट तैयार हो जाता है। अब किन्मू जो है वो अपने कॉन्शियसनेस से बाहर आकर यहाँ अपने मेंशन में अपने बेटे को देख रहा था, जहाँ हम देखते हैं कि किन्सी अपने छोटे भाई हंजीज का बेटा हुआ है, हमें बताया भी नहीं है। और ये बेटा खूब बड़ा भी हो गया। हाँ ना, ये दोनों यहाँ इसके ऊपर सवारी कर रहे थे, मतलब कि किन्सी के ऊपर उसका जो बेटा जिसका नाम शुआंगर है, ये दोनों यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे थे। इस दौरान जो शुआंगर है वो एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी इसकी नजर जाती है अपने फादर किन्यू के ऊपर और वो उसके गले लगते हुए कहने लगता है कि फादर, आपको पता है मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया। जिस पे किन्यू भी उसे हक करते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब शुआंगर की नजर वापस उन बर्ड्स पे जाती है। अब तभी वो अपने भाई यानी कि किन्सी से कहने लगता है कि मैं उन्हें वापस से देखना चाहता हूँ। अब किन्सी अपने छोटे भाई की ये फरमाइश कैसे मना कर सकता था, तो वो उसे उठाता है और यहाँ वापस से सवारी कराना शुरू कर देता है। इस दौरान वो काफी ज्यादा खुश था। तभी मिस जियांगली यानी कि लायर लिया किन्नू से कहने लगती है कि शाओ शुआंग अभी भी डाइटी रैंक पे नहीं पहुंचा, वो तो अभी तक उड़ भी नहीं सकता। कितने अफसोस की बात है ना। ये कहते हुए वो थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन किन्यू उसे थोड़ी सांत्वना देते हुए कहने लगता है कि वो मेरा बेटा है, तुम कैसे भूल सकती हो। हाँ, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा अपने कल्टीवेशन पैथ के लिए। आई नो कि तुम सबको भी मास्टर ली के बारे में जानना है कि यार वो जो एक्साल्टेड सेलेस्टियल का कंपटीशन चल रहा था उसका क्या हुआ। तो यहाँ मिस जियांगली भी उसके बारे में पूछती है। किन्यू उसे बताने लगता है कि अरे चिंता मत करो, जैसा हमने प्लान किया ना सब कुछ बिल्कुल एज इट इज चल रहा है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और कहानी एग्जैक्टली उसी एक्साल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन पे आके शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे मास्टर जी समेत बाकी सभी को देख पाते हैं और ये सभी लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि आगे अब हमें क्या करना चाहिए। इस दौरान ये लोग किन्यू के बारे में बात कर रहे थे कि जैसा कि किन्यू ने यहाँ पे मेंशन किया था लेडी शुयून के बारे में, तो क्या वो वही शुयून है जिसके बारे में आप जानते हैं। जिसमें मास्टर जी बताने लगते हैं कि पहले जो गॉड किंग शाओ याओ है वो उसकी कंपेनियन हुआ करती थी, लेकिन जब गॉड किंग शाओ याओ एक एक्साल्टेड सेलेस्टियल बन गए तो वो बिना किसी सुराग के पलक झपकते ही सबके सामने से गायब हो गई और कहाँ गई उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन उसके बारे में अभी सुनने को तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ तक कि मैं जो कि इसके बारे में इतना कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये वही है। मुझे किन्यू की बात सुन के थोड़ा शक तो हो रहा है कि शायद ब्लड सी क्वीन ही वही लड़की होगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो क्योंकि दोनों की अगर ऑरा की बात करें तो दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक का काइंड नेचर है तो दूसरे का कम्प्लीटली अपोजिट यानी कि रूथलेस। अब यहाँ पे ये लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ तीनों मिलकर ब्लड सी क्वीन की एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लड सी क्वीन की जो सबसे स्पेशल एबिलिटी है उनमें से एक ये है कि वो टाइम को फ्रीज कर सकती है। और अगर मैं बात करूँ उसके ओवरऑल स्ट्रेंथ की तो वो एक स्कैर्ड एम्परर के इक्वल है। अब यहाँ बेसिकली सभी को उसकी एबिलिटीज के बारे में पता है, लेकिन इन्हें फिक्र पता है किस बात की थी, वो ये कि इमेजिन करो कि फाइनली इन्हें वो चीज मिल भी जाती है और ये सभी लोगों को यहाँ पे सील भी कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे ब्लड सी क्वीन आ जाती है ना, जैसे कि ये सोच रहे हैं शुयू, तो इनके लिए बाजी पलट जाएगी। इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा हर एक मूव को चलने से पहले। आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गई होगी कि क्यों ये लोग शुयून से इतना ज्यादा डरते हैं और उसके बारे में इतना ज्यादा कॉशियस भी है। अब यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपना पहला मूव चलेंगे, जिसके चलते जो डेथ गॉड है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तो अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर ये लोग इतना लेट मूव क्यों चल रहे हैं, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं यार, पहले आशुरा गॉड था, वो सबका यहाँ पे दुश्मन था। वो किसी वन मैन आर्मी की तरह काम करता है, उसे टीम वीम की जरूरत नहीं है, उसे जो चाहिए वो हासिल करके रहेगा। प्यार से दोगे तो ले लूंगा, नहीं तो फिर जबरदस्ती करना भी सब बहुत अच्छे से आता है। जैसा कि हमने अभी तक की जो स्टोरी है उसमें ऑलरेडी जान चुके हैं। तो यहाँ पे इसी के चलते भी ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि
आशुरा गॉड तो है नहीं है, तो मतलब हम बिल्कुल फ्री हैं। और वैसे भी जो बाकी के 8 डिवाइन क्लैंस है ना, यानी कि एंशिएंट क्लैंस, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं और सबको इस वक्त उन्हीं सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर की लालच थी। और अब इसी के चलते ये लोग भी पूरी तरीके से रेडी थे। अब यहाँ कहानी में वापस आते हैं, जहाँ मास्टर जी अपने फर्स्ट ग्रेड के एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही यहाँ पे बैम्बू फॉरेस्ट गॉड भी ऐसा ही करते हैं। अब गॉड ऑफ डेथ भी ऐसा ही करती है। और अब इन तीनों के पास ही फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंगबाओ ट्रेजर हो चुका है। और तुम समझ ही सकते हो कि एक फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंगबाओ ट्रेजर कितने ज्यादा ताकत को पोसेस करता है। और इसी के दम पर ये लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ये लोग हारने नहीं वाले। अब डेथ गॉड किंग अपने हाथ में अपने उस फर्स्ट ग्रेड के होंगमिंग लिंगबाओ ट्रेजर को पकड़ते हुए कहने लगती है कि मैं बस उम्मीद करती हूँ कि इस आने वाले बैटल में तुम में से कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। अब यहाँ मास्टर जी को किन्हीं की कई बात याद आती है कि याद रखिएगा, अगर आपको अर्थ सोवरिन सील मिल जाती है, आप फाइट में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप कैसे न कैसे करके उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से बाहर आ जाएं। एक बार आप बाहर आ गए ना, तो मैं वहाँ आपके लिए मौजूद हूँ। मैं आपको सही सलामत यहाँ वापस ले आऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर जी और बाकी सबको तो ऑलरेडी प्लान का पता था। अब यहाँ बाकी सारे जो गॉड किंग्स थे वो भी बीते 10 सालों से यहीं पे मौजूद थे। और अब जो अर्थ सोवरिन सील है उसके अपेयर होने का भी वक्त आ चुका था, जिसके लिए ही यहाँ पे मजमा लगा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सभी लोग इंतजार कर रहे थे, अचानक से एक तेज लाइट उस कल्ड्रन से बाहर आती है। और जिसका मतलब ये है कि जो सोवरिन अर्थ सील है फाइनली अब अपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसी ये दौड़ भाग चलती रहती है। तभी जो वाइन गॉड है वो यहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बाकी सारे गॉड किंग से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझसे ये अर्थ सोवरिन सील छीन सकते हो? कभी नहीं। यहाँ पे जो गॉड किंग मुकिन है उसकी हेल्प के लिए बाकी सारे लोग आगे आ जाते हैं और वो भी अपने अपने पावर का यूज करते हुए सीधा थंडर मून लाइट वेपन से हमला कर देते हैं, ताकि कैसे न कैसे करके उस सील को हासिल किया जा सके। जिसके चलते यहाँ पे जब वो अपने मून थंडर लाइटनिंग से हमला करता है तो एक ट्रैप सा बना देता है उस सेकंड ट्रेजर के आसपास। तभी यहाँ पे जो वाटर गॉड किंग है वो भी आगे आ जाती है और वो भी इस ट्रेजर को ट्रैप करने के लिए अपनी आईसी शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। लेकिन ये तो उससे तोड़ते हुए इसके बाहर निकल जाता है और फिर इनकी नजरों के सामने यहाँ से दूर जाने लगता है। अब गाइस यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी ये जो ट्रेजर्स अपीयर होते हैं ना, ये हर बार आते जाती पहले तो इन्हें भगाते हैं, फिर एक ऐसे मिस्टीरियस से पोर्टल को ओपन करते हैं जिसके जरिए से ये दूसरे रियलम पहुंच जाते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट ट्रेजर के साथ होता हुआ देखा था। सो मूव टू द स्टोरी। अब यहाँ सामने एक पोर्टल के जरिए से ये जो सेकंड ट्रेजर था ये यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और ये लोग जो साउथ वेस्ट इल्यूजन रियलम है वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ मौजूद थी। यहाँ पे आते साथ ही सभी लोग उस सील को ढूंढने लगते हैं, बट ये सील तो इनसे नजर छुपा के यहाँ से भाग जाता है। पर तभी इनकी नजरों के सामने जमीन को फाड़ते हुए वो सील वापस से बाहर आता है, वापस इनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। तभी यहाँ पे एक दूसरा गॉड किंग कहने लगता है कि चिंता मत करो, इसे मैं पकड़ लूंगा। और वो यहाँ पर अपने जायंट से वेपन से इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। तभी जो यहाँ पे वुड गॉड किंग था वो भी पीछे हटने वालों में से कहा था, वो अपने डिवाइन सेंस से उसका पता लगाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके जमीन के अंदर उसका जो डिवाइन सेंस है वो ज्यादा दूर जा नहीं पाता और वो सभी को ये बात बता देता है कि ये जो अर्थ सोवरिन सील है इसे पकड़ना तो और ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से ऐसी जगह पर मैं अपने डिवाइन सेंस को ज्यादा डीप में नहीं ले जा पा रहा। अब आखिर हम इसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे? तभी यहाँ पे जो पुताई क्लैन के जो गॉड किंग है वो कहने लगता है कि अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अब यहाँ पे वो अपनी अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए इस पूरे के पूरे ग्राउंड को ही बीच से क्रैक करने का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे एक बैकलैश लगता है जिसके चलते ये काफी दूर खिसके चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो होली एम्परर थे वो समझ चुके थे कि ये जो अर्थ सोवरिन सील है इसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि जो पुताई क्लैन के लोग हैं वो भी अर्थ को शेक नहीं कर पाए। अब तभी हम जियांग फैन को देखते हैं, यानी कि मिस लियार के फादर, वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। तो यहाँ एक तरफ वो बाकी टीम को लीड कर रहा था, तो दूसरी तरफ जो ज़्याओ हो यानी कि जो ज़ो फैन के फादर है वो एक टीम को लीड कर रहा है। गाइस मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटी सी डिटेलिंग बता दूं कि ये जगह ऐसी है ना जहाँ पर आप अपने डिवाइन सेंस को एक हद तक ही बढ़ा सकते हो। ऑल्थो यहाँ पर ज्यादातर लोग गॉड किंग्स है, स्टिल यहाँ पे वो अपनी मर्जी से अपने डिवाइन सेंस को किसी भी हद तक एक्सपेंड नहीं कर सकते और एक सर्टेन पोजीशन ही है जहाँ तक ये फैला सकते हैं। हाँ जी, अगर यहाँ पे किन्यू भी होता तो भी वो नहीं कर पाता। अब यहाँ पे जियांग फैन ने ज़ो मू को कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि अब हम साथ मिलकर ढूंढे और एक दूसरे के करीब ही रहे, और हम में से किसी को भी अर्थ सोवरिन मिलता है तो हमें एक दूसरे को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अलग अलग होके अब ढूंढने लगे और किसी को मिल गया तो फिर बाकी के जो लोग हैं वो उनके ऊपर हमला कर देंगे। अब तभी यहाँ पे जो जियांग फैन है उसे सेंस हो जाता है कि जो अर्थ सोवरिन सील है वो इनके आसपास ही मौजूद है। बस फिर क्या, ये लोग फुल स्पीड के साथ उसी ओर एक्सेलरेट करने लगते हैं। अब यहाँ फाइनली एक वॉल के पास पहुंच के ये रुक जाते हैं जहाँ पर इसके आगे कुछ भी नहीं था, एक कम्प्लीटली डेड एंड। लेकिन तभी सामने वाली वॉल को क्रैक करते हुए इसके अंदर से वही जो अर्थ सोवरिन सील है वैसे बाहर आ जाता है, जस्ट लाइक कि उसे यहाँ से कहीं जाना हो, जैसे वो अपने ट्रू ओनर की तलाश में हो तो वो यहाँ से वहाँ बस भागता ही रहता है। जियांग फैन तो ऑलमोस्ट इसे पकड़ने वाला था, लेकिन ये फिर से अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए उसके हाथ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे ज़ो हो आसमान में जाते साथ अपनी थंडर पावर्स को गैदर कर लेता है। यहाँ पे थंडर शील्ड्स को और थंडर ब्लेड्स को आपस में कंबाइन करते हुए कहने लगता है
है कि ब्रदर जियांग फैन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर लूंगा। एंड ऐसे ही नो कि इसका थंडर के ऊपर कितना अच्छा कंट्रोल है। तो ये जैसे ही थंडर को इशारा करता है तभी यहाँ पर जो बाकी के गॉड किंग्स थे इन सभी को इसकी लोकेशन पता चल जाती है और अब ये इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है जिससे सभी को आइडिया लग जाता है कि इसे अर्थ सोवरिन सील का पता चल चुका है। तो बस फिर क्या, ये सभी लोग उसी ओर रश करते हैं। इस दौरान काफी सारी थंडर स्ट्राइक सीधा उस अर्थ सोवरिन सील के ऊपर पड़ती है, लेकिन फिर भी वो इनसे बचते बचाते भागे जा रहा था। इस दौरान जियांग फैन नोटिस कर लेता है कि बाकी के गॉड किंग्स दूसरी तरफ से उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे हैं और ये अर्थ सोवरिन सील भी उनकी ओर ही बढ़ रहा है, विच मींस कि अब इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द इसे पकड़ना ही होगा। तो वो यहाँ पे जो जाओ वो और जो बाकी के लोग थे इन सभी का ऑर्डर देता है और कहता है कि मैं जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा। तभी ये लोग अपने कंबाइन अटैक से एक अल्टीमेट यूनाइट फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जिसके बाद बड़ी बड़ी थंडर चेन्स बाहर आते साथ ही इस सील को पूरी तरीके से जकड़ लेती है और बस फिर ये लोग फुल स्पीड के साथ उसे अपनी ओर पुल करने लगते हैं। बट एंड मोमेंट पे जो ये थंडर चेन्स थी ना, ये बीच से टूट जाती है और ये अर्थ से वापस से आजाद हो जाती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन जब ये यहाँ से जाती है यहाँ तक सामने वाली चट्टान से टकराती है, जिसके चलते वो चट्टान पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बदले हुए नजारे को देखकर जो जियांग फैन है वो समझ जाता है कि शायद इस सील के साथ कुछ तो गड़बड़ है और तभी मन में उसका ख्याल आता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सील असल में ये अपने मास्टर को अपने आप से ही चूज करती है, इसे कोई फोर्सफुली अपना नहीं बना सकता। अब तभी आसमान से एक ब्राइट लाइट इमिट होती है जो कि सीधा इनके सामने ही एक बहुत बड़े से चट्टान से जा टकराती है, जिसे देखते साथ ही जो वो कहने लगता है कि चलो उस ओर चलते हैं। वाटर गॉड किंग समेत सारे लोग तेजी से उसी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन मास्टर जी और बाकी सभी लोग ऑलरेडी वहाँ पे तब तक पहुंच चुके थे और अचानक से वो जो अर्थ सोवरिन सील थी वो जमीन से निकलते साथ ही मास्टर जी के हाथों में आ जाती है, जिसे पाते साथ ही वो किन्मो के प्लानिंग के मुताबिक सबसे पहले इस जगह से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं और सभी से कहने लगते हैं हमें सबसे पहले इस माउंटेन से बाहर जाना होगा। अब यहाँ सभी लोग एग्जिट की ओर जा तो रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में जो बैम्बू गॉड किंग है वो मास्टर जी से पूछने लगता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये जो अर्थ सोवरिन सील है ये तुम्हारे हाथों में कैसे लग गया। जिसने मास्टर जी बताने लगते हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि आखिर ये मेरे पास क्या कर रहा है। ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तब तक जाओ हुआ और बाकी सारे लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही मास्टर जी के पास उस सील को देखता है ना, तो इसके खून में से आग लग जाती है। वो यहाँ पे बिल्कुल छाती चौड़ी करके मास्टर जी से कहने लगता है कि जियांग फैन बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो और चुपचाप उस सील को हमारे हवाले कर दो। अब ये सुन नहीं था कि तभी डेथ गॉड किंग आगे आ जाती है और अपने होंगमिंगलिंग बाउल ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगते हैं कि ना मैं संभालती हूँ, तुम लोग यहाँ से आगे निकलो। और तभी वो अपने डेथ डोमेन को अनलीश करती है। और गाइस जैसे कि हमने सीजन 6 में देखा था कि इसका डेथ डोमेन कितना ज्यादा खतरनाक है, किन्मो तो ऑलमोस्ट इससे डील करते करते अपनी जान को गंवाने वाला था। वो तो बस उसने अपनी बहन का एसेंस मिस जियांगली के अंदर फील कर लिया था, यानी कि लाइफ गॉड का एसेंस। इसी के चलते बस वो किन्मो की बातों में आ गई और उसका साथ देने के लिए हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई। वरना यार जो डेथ गॉड किंग है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है ये तुम सोच भी नहीं सकते। सो मूव टू द स्टोरी गाइस। तो यहाँ पे जो डेथ डोमेन था वो एक्टिवेट हो चुका था। चारों जो गॉड किंग्स थे जिन्होंने कि ऑलरेडी डेथ गॉड के डेथ डोमेन का ऑलरेडी सुन रखा था, उन्हें पता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है और अब तक ये फर्स्ट ग्रेड के जो होंगमिंगलिंग बाउल ट्रेजर है उसके जरिए से अनलीश किया गया है, जिसका मतलब इसकी ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ एग्जैक्टली होता भी ऐसा ही है, जहाँ पे चारों तरफ उसका डोमेन अपनी ब्लड ऑरा के जरिए से चारों ओर एक्सपेंड कर जाता है। अब यहाँ सभी लोग बस अपने नजरों के सामने ब्लड मिस्ट्री देख पा रहे थे और तभी इन ब्लड मिस्ट के अंदर से हाथ निकलते हैं जो कि इन लोगों को जकड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब फाइट बैक करते तो है, लेकिन ये हाथ पकड़ते साथ ही इन्हें उस मिस्ट के अंदर घसीटते हुए ले जाते हैं। लेकिन जो वाटर गॉड थी ना, उसे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो कहती है ये बस एक मिस्ट है, तुम लोगों को इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डोमेन क्या चीज होती है ये मैं दिखाती हूँ। इसी के साथ वो अपनी डोमेन, जिसे कि अज़ोर सी रेडिएंट पर्ल भी कहा जाता है, उसका यूज करती है। जहाँ चारों तरफ आसमान में वो जो रेडिएंट पर्ल थे ना, वो इन सारे हाथों को क्रैश करते हुए उसके डोमेन से ही बाहर आ जाते हैं और मास्टर जी की तरफ ये बढ़ने लगते हैं। लेकिन तब तक डेथ गॉड किंग बीच में आकर उनकी तरफ हमला कर देती है, जिसके चलते मास्टर जी आगे निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे जो वो को गुस्सा आता है और वो अपने थंडर ब्लेड्स के जरिए से मास्टर जी के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। तभी यहाँ पे जो बैम्बू फॉरेस्ट किंग थे ना, आधे लोगों को तो वो यहाँ पर अपने डोमेन के अंदर फंसा देते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये लोग उसके फॉरेस्ट के अंदर फंस चुके थे। इस दौरान जियाओ वो और बाकी सब लोग मास्टर जी के ऊपर हमला कर चुके थे। उसके ऊपर काफी सारे लाइटनिंग स्ट्राइक की जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे बचते बचाते यहाँ से दूर निकल जाते हैं और फाइनली टाइम एक्सेलरेशन फॉर्मेशन को भी वो क्रिएट कर लेते हैं और बस एक ही पंच से वो यहाँ पे इस पोर्टल को बना चुके थे, जिसके बाद जैसे ही इसके अंदर एंटर होते हैं ना, तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो टाइम एक्सेलरेशन का यूज कर रहा है, इसे रोको सबके सब। अब जो भी इसके रास्ते में आते हैं ना सामने की तरफ से, तो जैसे ही टाइम की स्पीड से वो टकराते हैं, उनकी बॉडी वहीं पे शैटर्ड हो जाती है और बस ऐसे ही सभी लोगों को निपटा कर वो सीधा यहाँ से बहुत दूर निकल चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वो थोड़ा खुश हो पाते, तभी सामने से जो जियांग फैन है वो आ चुका था और जैसे ही वो उसके हाथों में वो सील देखता है ना, तो उसे कहने लगता है कि मेरे भाई, अगर हमारा भाईचारा बरकरार रखना चाहते हो तो चुपचाप वो अर्थ सोवरिन सील मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हाँ, मैं तुम्हारा
तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें फाइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर तुमने इस सील को अपने पास रखा ना, तुम भी जानते हो कि कितने बड़े ट्रबल में तुम फंस जाओगे। तुम्हारी जान के ये दुश्मन बन जाएंगे और तुम अकेले इनका सामना नहीं कर सकते। जिस पे मास्टर जी बताने लगते हैं कि सेकंड ब्रदर जरा ऐसे सोचो, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तब तुमने मुझसे क्या कहा था। अब तभी पास्ट का वही सीन वो याद करने लगते हैं जहाँ पे जो मास्टर जी से जियांग फैन ने कहा था कि मैं ये सब कुछ बस हमारे प्याओशू सिटी के लिए कर रहा हूँ। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में वो कहने लगता है कि पर अफसोस की बात है कि तुम अपने उस वादे को भुला चुके हो। अब तभी यहाँ पे जियांग फैन को गुस्सा आता है, उसके ऊपर काफी सारे क्रिस्टल से हमला कर देता है, लेकिन उससे बचते हुए मास्टर जी उससे कहते हैं कि एक बार बताओ, क्या वाकई में जो तुम कुछ कर रहे हो ये सब कुछ क्या वाकई में प्याओशू सिटी के लिए तुम कर रहे हो या फिर बस अपने निजी फायदे के लिए? बताओ, मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम ये अपने सेल्फिश डिजायर के लिए नहीं कर रहे? अब यहाँ पे जियांग फैन अपने डार्क एनर्जी बॉल को क्रिएट करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ रूथलेस होने पे मजबूर हो जाऊंगा। मास्टर जी भी यहाँ पर अपनी एनर्जी बॉल को क्रिएट करके उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से क्लैश करते हैं और यहाँ पर एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है। तभी यहाँ पे मास्टर जी से कहने लगते हैं कि मैं अच्छे से समझ गया, तुम्हारे जो अपने एम्बिशंस है तुम बस उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और प्याओशू सिटी का इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। ये कहते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और फिर यहाँ से दूर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जियांग फैन उसका पीछा करते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, चुपचाप वो चीज मेरे हवाले कर दो वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन मास्टर जी भी उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने भी कह दिया कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं सुनने वाला। ये कहते हुए वो उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन जियांग फैन जो कि उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उससे इजीली रोक लेता है और कहने लगता है कि मेरी बात गौर से सुनो, हम दोनों भाई हैं और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस चुपचाप वो मेरे हवाले कर दो और पास्ट में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है मैं सब कुछ माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें वापस से अपना लूंगा, बस जैसा कह रहा हूँ वैसा कर लो। ये सुनकर तो मास्टर जी की भी सटक जाते हैं और वो कहने लगता है कि क्या पास्ट, मैं पास्ट को भुला दूं? ये कहते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि आमई कभी नहीं मरती, अगर तुम बीच में ना आते, तुम अगर उनका साथ ना देते तो आज आमई मेरे साथ होती। ये कहते हुए वो उसके फेस पर भी एक पंच जड़ देता है और जियांग फैन भी मास्टर जी को मार के दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ बस उसी के चलते हुआ है, वो खुद अपने किए की जिम्मेदार है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पंच यहाँ पर पड़ा था ना मास्टर जी को, उसके चलते वो काफी दूर जा गिरते हैं, उन्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा था और तभी यहाँ पे जियांग फैन काफी ज्यादा गुरूर के साथ उसकी तरफ देखकर हंसता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें सर्वाइव करने का मौका दिया था, लेकिन अब जबकि तुम्हें ये चीज पसंद नहीं तो फिर मुझे अब ये जो ट्रेजर है ये जबरदस्ती तुमसे हासिल करना होगा। अब तभी यहाँ पे वो अपने काफी सारे आइस क्रिस्टल्स को प्रिपेयर कर लेता है और सारे शार्प आइस क्रिस्टल्स को उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहने लगता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। मास्टर जी बस उससे इतना ही कहता है कि अगर तुम वाकई में मेरे भाई होते ना तो कभी भी आमई मरती नहीं और ना ही किन्यू और लियार को ऐसे अलग होना पड़ता। जिसमें जियांग फैन उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, लेकिन मास्टर जी तो अपनी जगह से हिलते नहीं और सारे के सारे ये शार्प नीडल्स उसकी तरफ आ चुके थे और वो कहता है कि मुझे काफी पहले ही समझ आना चाहिए था कि मैं कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता और तुम्हारे कहे मुताबिक तो चल नहीं सकता। ये कहते हुए वो अपने फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर को निकालकर इन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फर्स्ट ग्रेड के होंग मिंग लिंग बाओ ट्रेजर से किया गया ये अटैक इतने ज्यादा तगड़े वाले होते हैं कि जियांग फैन के ऊपर एक एक करके काफी सारे हमले हो जाते हैं जिनसे बचना उसके लिए भी मुश्किल था। और तभी मास्टर जी कमाल का स्लैश अटैक उसके चेस्ट पे कर देते हैं और बिल्कुल उसके हाथ पर निकल चुके थे। ये देखकर जियांग फैन खुद भी हैरान था और तभी उसके मुंह से खून निकलता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका छोटा भाई उससे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इतना आगे निकल चुका है। और तभी मास्टर जी की तरफ वो पलट के देखता है, लेकिन मास्टर जी उसकी तरफ बहुत ही अफसोस भरी निगाहों के साथ देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे ज़ोउ हो और बाकी सब आ जाते हैं। तभी वो उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर जी की इस अटैक के चलते जियांग फैन कोशिश छोड़ देता है और बताने लगता है कि यकीन नहीं हो रहा कि इतने कम वक्त में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल चुका है कि मैं उसके मैच का नहीं रहा। पर तभी उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि पर चाहे जो हो मुझे वो अर्थ सोवरीन सील उससे तो हासिल करके रहूंगा और जो आज उसने मेरे साथ किया है इसका भी बदला लूंगा। अब गाइस यहाँ माउंटेन के अंदर तो अलग ही कहानी चल रही थी, लेकिन एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर एक बंदा घात लगाए हुए बैठा था और वो था आशुरा गॉड किंग। स्काई ब्लू सील को वो हवा में उछालते हुए कहने लगता है कि इन्हें एक दूसरे के साथ लड़ने दो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास वो अर्थ सोवरीन सील जाएगा, पर जिसके पास भी जाए एट द एंड वो मेरा ही होगा। अब गाइस मैं बता दूं कि आशुरा गॉड ऑलरेडी सारी प्लानिंग करके ही आया था और यहाँ पानी के ऊपर एक छोटी सी नाव के ऊपर लेटे लेटे वो बस सारी प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सोचे जा रहा था। पर उसे पता नहीं कि किन्यू ने अपनी निगाहें ऑलरेडी उस पर सेट करके रखी हुई हैं और जब वो किन्यू पूरे के पूरे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के आसपास और उसके बाहर के इलाके को स्कैन करता है तो उसे आशुरा गॉड की सारी प्लानिंग का मालूम हो चुका था और अब वो खुद भी हैरान था और कहता है कि अच्छा तो आशुरा गॉड किंग ये है आपका शुरू से प्लान। अब ये कहते हुए किन्यू ऑलरेडी एक डिफेंसिव बैरियर को उसके आसपास लगा देता है, यानी कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के आसपास की जगह को। तभी आशुरा गॉड किंग भी इस चीज को, इस बदलते हुए मूवमेंट को नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि बस अब चाहे जो हो जाए मुझे बस इतना पता है कि वो बंदा बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है। एक बार वो बाहर आ गया फिर मैं उस चीज को हासिल कर लूंगा। इस दौरान मास्टर जी के पीछे अभी भी गॉड किंग
कॉइन्स पड़े हुए थे। तभी वाइन गॉड यहाँ पे वाटर गॉड से कहने लगता है कि तुम उसे फ्रंट से अटैक करो और मैं पीछे से जाकर उसके ऊपर हमला करते हुए उसे यहाँ पे ट्रैप कर लूंगा। अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पे वाटर गॉड किंग मास्टर जी के ऊपर हमला तो करती है लेकिन वो उसे मार के लिटा देते हैं। और बारी थी अब यह वाइन गॉड किंग की, जिसके ऊपर हमला करते हुए मास्टर जी कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मिलकर मुझे रोक पाओगे। यहाँ पे सभी लोग बाहर पोर्टल के उस पार ऑलरेडी मास्टर जी और बाकी सबका वेट कर रहे थे कि बस कैसे भी कोई आए और हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। तभी और पोर्टल के अंदर से तो ब्लैक मिस्ट बाहर आती है और तभी डेथ गॉड किंग की हंसने की आवाज आती है, जो कि चारों ओर से इन्हें घेर लेती है। और फिर वो बाहर आते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हाथ लगा के मेरा इंतजार करोगे, मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी। अब यहाँ पर वो अपने उसी डेथ डोमेन के जरिए से इन सभी को अपने हाथों से जकड़ना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जी को भी बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वो निकलते साथ ही सीधा इस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के एग्जिट की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक जबरदस्ती ऑरा फील होती है और किसी के अपीयर होते साथ ही हंसने की आवाज आती है और ये जो ऑरा थी ये थी ब्लड सी क्वीन की ऑरा। अब फाइनली एक पोर्टल बनता है जिसके अंदर से ब्लड सी क्वीन की आवाज आती है। वो कहती है कि फाइनली तुम यहाँ आ ही गए, मैं कितने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।